हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें और पाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो। हमने पहला रूल पढ़ा था, हाउ वी सी गॉड इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी सी आवर सेल्फ। हाउ वी सी गॉड इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी सी आवर सेल्फ। हम खुदा को वैसे ही देखते हैं जैसे अपने आप को देखते हैं। अच्छा, इसकी मैंने कल बड़ी लंबी तफसील सी बताई थी। इसका बड़ा छोटा सा एक और फ़िक्रा था जो मैं कल भूल गया बताना। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गुमान जैसा हूँ, मैं तेरे साथ तेरे गुमान जैसा हूँ, और वो मुमताज़ मुफ्ती की बातें भी बताई थी। आप अगर समझते हैं ना कि मैनू बड़ी फैंटी पैनी है, अल्लाह बड़ा डाढ़ा है, मैं तेरे साथ तेरे गुमान जैसा हूँ, तो आपको अगर लगता है ना जी वो बहुत डाढ़ा है तो वो डाढ़ा है। अगर आपको लगता है तो वो रहमान भी है, रहीम भी है। आपके लिए कौन सी बात ज़्यादा मायने रखती है? उसकी रहमानियत ज़्यादा मायने रखती है कि उसका डाढ़ा होना ज़्यादा मायने रखता है? तो आप वही हैं। अगर उसका नाम लेते ही आपके दिल में पहले डर आता है तो आपके अंदर डर है। अगर उसका नाम लेते ही आपके अंदर क्या आती है? मोहब्बत की बात। यार नहीं, माफ़ कर देना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो चवले मारते फिरें, लेकिन जिस चीज़ को आप अंदर से फील कर रहे होते हैं ना, तो मैं तेरे साथ तेरे गुमान जैसा हूँ। अल्लाह के साथ आपका जैसा गुमान है वो आपके साथ वैसा ही है। तो हज़रत उमर फ़ारूक की एक रिवायत है ना, वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरा इतना ईमान है कि अगर कहें कि सारी दुनिया ने जहन्नुम में जाना और एक बंदा जन्नत में जाएगा, तो कहता है मेरे उमर फ़ारूक कहते हैं कि मेरा ये है ईमान है कि वो मैं हूँगा। ऐसा गुमान होना चाहिए खुदा के साथ कि वो इतना मेहरबान है कि। अच्छा जी, उन दोनों के साथ हमारी बातें हो रही थी। मैंने उसको कहता पहला रूल सुनाया कि अगर खुदा का नाम लेते तुम्हारे दिमाग में मोहब्बत आती है तो तुम्हारे अंदर मोहब्बत ही है। अगर खुदा का नाम लेते ही तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर, यही चीज़ें पैदा होती है, तो इसके अंदर मतलब तुम्हारे अंदर गुस्सा और डर ही पैदा हुआ है। तुम्हारे अंदर यही चीज़ें वेल्ड हुई हुई हैं, फिक्स हुई हुई हैं। द इन कीपर इमीडिएटली ऑब्जेक्टेड, उसने इतराज़ किया फ़ौरन। हाउ आई कुड सी दैट माई वर्ड, नहीं, इन कीपर इमीडिएटली ऑब्जेक्टेड बट आई कुड सी दैट माई वर्ड हैड सरप्राइज्ड हिम, कि मेरे अल्फाज ने उसे परेशान ज़रूर कर दिया था, हैरान कर दिया था। हाउ इज़ दैट एनी डिफरेंट दैन सेइंग गॉड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ आर इमेजिनेशन? आई डोंट गेट इट। कहते हैं ये बात फिर किस तरह मुख्तलिफ है कि खुदा हमारे ख्यालों की पैदावार है? ये बात किस तरह मुख्तलिफ है? वो एक लाइन है, वो मेरा ख्याल अरिस्टोटल की है शायद, मैं कंफर्म नहीं कह रहा किसकी, अरिस्टोटल की या सोक्रेटिस की है। वो कहता है ही वॉज अ वेरी वाइस मैन हु इन्वेंटेड गॉड। वो बड़ा समझदार आदमी था जिसने खुदा को ईजाद किया। अच्छा, ये बात ना मज़हब से हट के करने वाली है। अब यहाँ ये जो बात कर रहा है ना, कहता अगर ये जो बातें हम कर रहे हैं ये तो खुदा तो फिर हमारे ख्यालों की पैदावार हुआ ना। लेकिन शम्स ने क्या कहा? उसने कहा जैसा तुम्हारा उसके बारे में गुमान है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सोचोगे तो वो पैदा होगा, ये मतलब नहीं है। शम्स की बात यह है कि जो तुम उसके बारे में, वो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन तुम्हारा उसके बारे में जो गुमान है वो तुम्हारे साथ वैसा होगा। वो एक और आयत भी है ना जिसमें तर्जुमा भी है उसका, जिसमें कहा जाता है कि बंदा जब मेरी तरफ आता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह फ़िज़िकली वो चीज़ें बन जाता है? नहीं, वो कलाम वो करता है जो उसको पसंद होगा, वो बात वो करता है जो उसको पसंद होगी, वो बात वो सुनता है जो उसे पसंद होगी। खैर, कहता है कि बट माई आंसर वॉज इंटरप्रेटेड बाय टस्क्स दैट ब्रोक आउट एट द बैक ऑफ द डाइनिंग हॉल। कहता मेरी बातों के दरमियान में एक हजूम आया, हजूम ने हमारी बातों के दरमियान एक इंटरप्शन पैदा कर दी। व्हेन वी टर्नड इन द डायरेक्शन वी सा टू रफ लुकिंग मैन येलिंग ड्रंकन गिब्रिश। कहता हमने जब मुड़ के देखा तो उन्हें देखा दो बंदे जिन्होंने शराब पी हुई थी। अब ये दो बंदे कौन से? शम्स और मालिक, वो दोनों ने घूम के देखा तो दो बंदे शराब पी के वो बेईमानी से गुफ्तगू कर रहे थे।
विद अनब्रिडल्ड इंसोलेंस दे वर बुलिंग द अदर कस्टमर। कहता वो बेलगाम शोखी करके वो दूसरे कस्टमर्स को परेशान कर रहे थे। स्नैचिंग फूड ऑफ देयर बाउल्स, उनके खाने से खाना ले रहे थे। ड्रिंकिंग फ्रॉम देयर कप्स, उनका कप्स पी रहे थे। एंड शुड एनीवन प्रोटेस्ट, और किसी को क्या एहतजाज करना चाहिए। मॉकिंग लाइक देम लाइक टू नॉटी मकतब बॉयज़, और वो उनकी तरफ देख के ना हंस रहा था जैसे छोटे दो बच्चे जो हैं वो शरारती बच्चे, वो मकतब के में से निकल के शरारतें करते हैं। समबडी शुड टू टेक केयर ऑफ दीज टू ट्रबल मेकर्स, डोंट यू थिंक। मालिक कह रहा है कि इन दोनों का किसी को ख्याल करना चाहिए जो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। हिस द इनकीपर बिटवीन क्लेंज टीथ, अपने दांतों को उसने रब करके कहा कि इनकी फुनकार करके कहा, फुनकारा, इनका ना ख्याल करना चाहिए था। नाउ वॉच मी, कहता ज़रा वेखी मैं उनकी करता है इन्होंने नाल। इन अ फ्लैश, कहता जल्दी से ही रीच द एंड ऑफ द हॉल, वो एंड द हॉल में पहुंचा। यंग वन ऑफ द ड्रंकन कस्टमर्स, उन शराब पिए हुए कस्टमर्स की तरफ बढ़ा। फ्रॉम हिज सीट एंड पंच्ड हिम इन द फेस, और उसके मुंह पे उसने घूंसा मारा। द मैन मस्ट नॉट हैव बीन एस्केपिंग दिस एट ऑल, इंसान को यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। एक्सेप्टिंग दिस एट ऑल, इसको बिल्कुल कबूल नहीं करना चाहिए, सॉरी। फॉर ही collapsed ऑन द फ्लोर लाइक एन एम्प्टी सैक, एक चोगे की तरह, खाली थैले की तरह वो ज़मीन पे गिर गया। अ बेयरली ऑडिबल साइन केम ऑफ द हिज लिप्स, मुश्किल से उसके दांतों से कोई मुंह से आवाज़ निकल रही थी, होंठों से। बट अदर देन दैट ही मेड नो नॉइस, लेकिन उसके अलावा उसके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकले। द अदर मैन प्रूव्ड स्ट्रॉन्गर, दूसरा बंदा जो था वो थोड़ा मजबूत था। एंड ही बेयर विद मी, साथ रहे मेरे, मुझे पता है कहाँ से वाक़या शुरू होना है, मज़ा आएगा। द अदर मैन प्रूव्ड स्ट्रॉन्गर, दूसरा बंदा ज़रा बहादुर था, स्ट्रॉन्गर था। एंड ही फियर्सली फॉट बैक, और वो वापस लड़ा। बट इट डिडंट टेक द इन कीपर लॉन्ग टू नॉक हिम डाउन, लेकिन मालिक को उसको नीचे गिराने में कोई टाइम नहीं लगा। टू ही किक्ड द अनरूली कस्टमर इन द रिब्स एंड देन स्टमक एंड स्टॉम्प्ड ऑन हिज हैंड। कहता है वो अपने बिगड़े हुए कस्टमर्स को किक करता था, मारता था, और उनके हड्डियाँ हाथ शायद पे मारता था। ग्रेनिंग इट अंडर हिज हैवी बूट्स, और उनको अपने पाँव के नीचे कुचल देता था। वी हर्ड द क्रैक ऑफ अ फिंगर ब्रेकिंग, हमने उसकी उंगलियां टूटने की आवाज़ सुनी, और मे बी मोर, या एक से ज़्यादा उंगलियां। स्टॉप इट, आई एक्सक्लेम्ड, शम्स कहता है छोड़ दो इस। यू आर गोइंग टू किल हिम, तुम तो उसे मार ही दोगे। इज़ दैट वट यू वॉन्ट, क्या तुम यही चाहते हो। एज अ सूफ़ी, शम्स कहता है, आई हैड स्वॉन टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड नॉट हार्म। कहता सूफ़ी बनते वक्त, सूफ़ी के तौर पे मैंने कसम खाई थी कि मैं ज़िंदगी की हिफाजत करूँगा, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। इन दिस वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, धोखों की इस दुनिया में, सो मैनी पीपल वर रेडी टू फाइट विदाउट एनी रीज़न। बड़ी प्यारी बात है। कहता धोखों की इस दुनिया में बहुत सारे लोग बग़ैर वजह के लड़ने को तैयार हैं। एंड सो मैनी अदर फॉट फॉर अ रीज़न, और बहुत सारे ऐसे हैं जो वजह के भी, जो किसी वजह के लिए तैयार हैं। मैं क्या कहता होता हूँ, मैं कहता हूँ, वो एक मैंने कॉलम लिखा था कि जिसमें कहा था हक अपना ही छोड़ा जाता होता है, बात गलत ही बर्दाश्त की जाती होती है, अच्छी बातें तो पल्ले बांधी जाती हैं। बर्दाश्त करने वाली बात हमेशा, सच्ची बात तो बंदा पल्ले बांधता है, बात हमेशा इंसान को गलत ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। आप कहते हैं जी मेरे को गलत गल बर्दाश्त नहीं होती, तो मामे हीर दिया तू केड़ा एहसान कर रहे हैं दुनिया के उत्ते। अच्छी बात तो सबको सुन लेते हैं, बात हमेशा गलत ही बर्दाश्त करने वाली होती है। हिस्सा हमेशा अपना ही छोड़ा जाता होता है। जो किसी का है वो हमेशा से, वो तो है ही किसी का, वो तो पहले से ही पराया है। तो कितनी इलॉजिकल बातें करते हैं ना हम, मेरे को गलत गल बर्दाश्त नहीं होती, तो भाई गलत बात ही बर्दाश्त की जाती है। अपना ही हिस्सा हमेशा छोड़ा जाता है, हमेशा पीछे आप नहीं हटना होता है। आप कहते हैं नहीं मुझसे ये बातें बर्दाश्त नहीं, तो क्या कहता है, कहता है मैंने कहा था मैं इन बातों से कि लोग वजह, कोई वजह हो तब भी लड़ने को तैयार है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर वजह के भी तैयार हैं लड़ने। बट द सूफ़ी वाज द वन हु वुडंट फाइट इवन इफ़ ही हैड अ रीज़न। लेकिन सूफ़ी किसी वजह से भी लड़ाई नहीं करेगा, अगर उसके पास कोई वजह हो भी
देयर वॉज नो वे आई कुडंट रिसोर्ट टू दिस वायलेंस। कहता मैं किसी भी तरीके से इस वायलेंस से गुजर के, इस शिद्दत से गुजर के नहीं जा सकता। बट आई कुड थ्रस्ट माई सेल्फ लाइक अ सॉफ्ट ब्लैंकेट बिटवीन द इनकीपर एंड द कस्टमर टू कीप देम अपार्ट। लेकिन एक चादर की तरह मैं दोनों के दरमियान हायल हो सकता था कि दोनों को अलग कर सकूँ। यू स्टे आउट ऑफ दिस दरवेश और आई विल बीट द हेल आउट ऑफ यू। तुम दरवेश भी इससे पीछे रहो, हट के रहो मेरे से, वरना मैं तेरी भी फेंटी ला देंगा। द इनकीपर शाउटेड, वो चिल्लाया। बट वी बोथ न्यू ही वाजंट गोइंग टू डू दैट। लेकिन मुझे पता था, हम दोनों को पता था वो भी नहीं मारेगा मुझे भी पता था वो नहीं है हाथ उठाएगा। अ मिनट लेटर व्हेन ही सर्विंग बॉय लिफ्टेड अप द सर्विंग बॉय लिफ्टेड अप द टू कस्टमर्स। जब दोनों बच्चों ने आके उन बंदों को उठाया ज़मीन से, वन ऑफ देम हैड अ ब्रोकन फिंगर, एक की उंगली टूटी हुई थी, एंड अदर अ ब्रोकन नोज़, और दूसरे की नाक तोड़ दी हुई थी उसने। एंड देयर वाज ब्लड ऑल ओवर, हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। अ फियरफुल साइलेंस डिसेंडेड ऑन द डाइनिंग हॉल, एक खौफनाक खामोशी छा गई थी वहाँ पे। प्राउड विद एन द एव ही हैड इंस्पायर्ड द इनकीपर गेव मी अ साइड लॉन्ग लुक। अपने काम पे वो इतना वो प्राउड था उसको, उसने मुझे एक अंदाज से देखा। व्हेन ही स्पोक अगेन, वो दोबारा बोला। इट साउंडेड एफ ही वर एड्रेसिंग एवरीवन अराउंड, ऐसे लग रहा था जैसे वो सबको ही कह रहा हो मेरी बात सुनो। हिज वॉइस सोरिंग हाई एंड वाइल्ड, उसकी आवाज़ ऊंची हो रही थी। लाइक अ मोराडोर बर्ड बोस्टिंग इन द ओपन स्काई, जैसे एक आवाज़ करता हुआ परिंदा स्काई पे आसमान पे चल रहा हो, उड़ रहा हो। यू सी दरवेश, इट वॉजंट ऑलवेज लाइक दिस। दरवेश मेरी बात सुनो, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। वायलेंस यहाँ से शुरू होती है, बातें सुनने वाली हैं। वायलेंस वॉजंट माई एलिमेंट, मैं शिद्दत पसंद नहीं था, मैं शिद्दत पसंद नहीं था। बट इट इज़ नाउ, लेकिन अब मैं शिद्दत पसंद हूँ, मेरे अंदर गुस्सा है। हाय हाय हाय। When God forgot about us down here, जब खुदा हमें यहाँ छोड़ के चला जाता है, भूल जाता है। So next time you it falls upon us common people to toughen up and restore justice। जब खुदा हमें छोड़ के चला जाता है ना, तो फिर ये हम लोगों पे बात आती है कि हमने अपने आप को मजबूत करें और माशरे में अदल कायम करें। So next time you talk to him, वो दरवेश को कह रहा है कि अगर तुम्हारी अब खुदा से बात हो ना, तुम कहते हो ना मैं खुदा से बातें करता हूँ, तेरी अगर होना उस दिन मुलाकात हुई ना, जदों तेरी गलबात हुई, यू टेल हिम दैट, उसे ये कह देना, लेट हिम नो दैट व्हेन ही अबैंडन हिज लैम्स, कि जब वो अपनी भेड़ों को छोड़ के चला जाता है, दे वोंट मीकली वेट टू बी स्लॉटर्ड, वो जब भेड़ों को छोड़ के चला जाता है या चला गया है, तो वो भेड़ें बड़ी कमज़ोर होके अपना इंतज़ार नहीं करती कि कोई आए तो उनको ज़िबा कर ले। जब आप भेड़ों को छोड़ के चला जाते हैं ना, तो भेड़ें इंतज़ार नहीं करती कि कोई आए और उनको ज़िबा करके चला जाए। दे विल टर्न इनटू वुल्फ्स, वो भेड़ें भेड़ियों में तब्दील हो जाती हैं। वो क्या कह रहा है कि जब इंसान का एतमाद उठ जाता है ना, ये बड़ी आसान सी बात है ये जो उसने की है, मैं समझा देता हूँ। कहते हैं इंडिया में एक बंदे ने एक भाई की बहन के साथ रेप किया ना, तो उसने क्या किया, वो पुलिस स्टेशन उसका गला काट के ले गया, अल्लाह फड़ा खून कर ला जो करना है। जब आपका सिस्टम के ऊपर से इतमाद उठ जाता है, फिर आप क्या करते हैं, कहता फिर हम लोगों पे आता है कि हम जस्टिस कायम करें। कहता खुदा छोड़ के चला गया, उसका खुदा पे इतमाद ख़त्म हो गया हुआ है। वह वजह बताएगा क्यों ख़त्म हुआ है, उसका खुदा पे यकीन ख़त्म हुआ है। वो तभी इसलिए बातें कर रहा है कि खुदा छोड़ के चला गया, इसलिए ये भेड़ नहीं रही। अब ये भेड़ क्या हो गई है, भेड़िया बन गई है। हम लोगों के अंदर कोई बंदा अगर वैश्य बनता है ना, उसे कहते हैं कि बंदे का पता कराएं, साइको एनालिसिस करें कि ये बंदा ऐसा हुआ क्यों है। आपने किसी पे इत्मीनान करना छोड़ा है तो क्या वजह हुई होगी कि आपने इत्मीनान करना छोड़ा है। चलें, नो यू गॉट दैट राइट, आई कैन सी दैट यू हैव बिकम अ वुल्फ इंडीड, मुझे पता लग गया है कि तुम एक दरिंदे, कहता मुझे पता चल गया है। बट यू आर रॉन्ग इन कॉलिंग दैट यू आर डूइंग जस्टिस, लेकिन शम्स कहता है कि तुम अपने आप को ये जो कह रहे हो ना कि मैं ये इंसाफ कर रहा हूँ,
ये बात गलत है। ये तुम जो अपने आप को कह रहे हो ना कि मैं से इंसाफ कर रहा हूँ, ये बात गलत है। वेट आई हैवंट फिनिश विद यू, द इनकीपर शाउटेड बिहाइंड। ये बात कहते कहते जब वो जा रहा था ना, तो पीछे से इनकीपर का मालिक, वो जो इनकीपर था ना, यानी वो चिल्लाया, कहता मैंने तुमसे अभी ख़त्म नहीं की बात, यू ओ मी वन, तुम्हारे ऊपर मेरा एक उधार है, तू मेरा कर्जई है, यू ओ मी वन इन रिटर्न फॉर फूड एंड बेड, मैं तुम्हें जो रहने के लिए जगह दी है और जो खाना दिया है, यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट माई ड्रीम्स, तुमने तो कहा था मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बताऊंगा। कहानी अब शुरू हुई। इतने मजमे के दरमियान उसने कहा, मैं जब तबरेज़ कहता ना, बातें करते करते शम्स जा रहा है कि तुम ये जो कह रहे हो ना कि तुम्हारी बात ठीक है कि लोग भेड़ से भेड़िए बन जाते हैं, लेकिन तुम ये जो कह रहे हो ना कि तुम लोग अदल कर रहे हो लोगों में, ये बात तुम गलत कह रहे हो। ये कहते कहते वो जा रहा होता है और पीछे से वो कहता है, किधर जा रहे हो, तुमने तो कहा था मेरे ऊपर एक कर्ज़ा है, मेरा कर्ज़ा वापस करके जा। तबरेज़ कहता है, आई डू समथिंग बेटर, मैं इससे अच्छा काम और करता हूँ। कहता है, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें ख्वाबों की ताबीर बताता हूँ, लेकिन कहता चलो इससे और बेहतर करता हूँ। कहता क्या, आल सजेस्ट आई रीड योर पाम, कहता मैं क्यों ना तुम्हारी हथेली पढ़ूँ, मैं क्यों ना तुम्हारे हाथ को पढ़ को बताऊँ। जिस दिन आप, अच्छा इसको ना अभी फ़ौरन जो है ना मज़हब पे मत ले आइएगा, हाथ वो आओगे तो काफर होया मुशरिक हाथ दिखाता ही यार, इस पे एक लंबी बहस है, फिर कभी करूँगा। इल्म जो है ना, इल्म आपको पता है एक वक्त वो भी था जब इतना इल्म अरूज पे था कि कहते हैं जिब्राइल ज़मीन पे आया और उसने एक चरवाहे से कहा कि बता जिब्राइल कहाँ पे है, कि बता जिब्राइल कहाँ पे है। तो उसने ना ज़मीन पे, एक चरवाहे ने, ये कहावत मशहूर है, अब कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, वो जिब्राइल ने ना जिब्राइल ने आके उससे कहा कि बता इस वक्त जिब्राइल किधर है। तो चरवाहा, एक चरवाहा कौन होता है पता है, अनपढ़ सा बंदा, कहता उसने ना ज़मीन पे कोई लकीरें लगाई, हिसाब किताबचा बनाया और उसने कहा, कहता मैं हिसाब लाया ना जिब्राइल इस वेले आसमान ते वे ते ना ज़मीन ते किसी और है, तो या तू जिब्राइल है तो या मैं जिब्राइल, या तुम हो या मैं। कहते इल्म का इतनी वसत हो गई थी, कहा गया कि इस बस्ती को उल्टा दो। इसलिए ये इल्म है, अभी इस बात पे मत जाना। मैंने आपको स्टार्ट में एक बात कही थी, किताब का मज़हब नहीं होता, पढ़ने वाले का मज़हब होता है। कहा था ना, किताब का मज़हब, कुरान का मज़हब नहीं है कोई, पढ़ने वाले का मज़हब है। अगर आप कहें ना कि कुरान मज़हब की किताब है, तो फिर आप सिर्फ मुसलमानों को ही पढ़ाएंगे, आप काफिरों को नहीं पढ़ा सकते, ना यहूदियों को पढ़ा सकते, ना क्रिश्चियंस को पढ़ा सकते, किसी को भी नहीं। कुरान को आप मज़हब की किताब ला के उसके ऊपर लेबल लगा देंगे ना। मेरे घर बाइबल ली हुई, मैं उन बच्चों से बाइबल लेके गया हूँ घर, तो आप किताब का मज़हब नहीं होता। जान बचाते वक्त खून लेते देते हैं एक दूसरे से, मज़हब नहीं होता। खून का रंग एक ही है सबका। ये जो मज़हब के काम हमने लगाए हो ना, ये ठेकेदारियाँ पेट के लिए लगाई हुई हैं। इसलिए ये किताब जो है ना, आपके तो यह मैं होते हैं शम्स अब हथेली पढ़ने लगा है। मैंने शुरू में क्या बताया था, ये इस्लाम का वो सूफ़ी है जिसके बारे में कंट्रोवर्सीज़ बहुत हैं। कंट्रोवर्सीज़ पता है क्या होती हैं, किसी फिल्म एक्टर के बारे में ये बात आ गई, कंट्रोवर्सी फैल गई। इस्लाम का ये वो सूफ़ी है जिसके बारे में कंट्रोवर्सीज़ बहुत हैं। अब ये बात आम बंदे को आप बता दें, जी इसने हथेली पढ़ी, काफिर है, ये काफिर, ठीक है, आम बंदे के लिए ये काफिर ही काफिर है। और मैंने क्या कहा, ये किताब ये यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। अच्छा कहता मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ, बेहतर ना करूँ तुम्हारी हथेली ना पढ़ लूँ। आई टर्नड बैक एंड वॉक टूवर्ड हिम, मैं पीछे पलटा और उसकी तरफ गया। लुकिंग हार्ड इनटू हिज ब्रशिंग आइज, उसकी बर्निंग आइज, उसकी जलती आंखों में देखते हुए, इंस्टिंक्टिवली डिस्ट्रस्टफुली, और कहता मैंने बड़ी दिलचस्पी से और डिस्ट्रस्टफुली, उसने सॉरी डिस्ट्रस्टफुली गैर एतमादी तौर से, ही फ्लिंच्ड स्टिल व्हेन आई ग्रैब्ड हिज हैंड, मैंने उसका दायां हाथ पकड़ा, राइट हैंड, एंड टर्न हिज पाम अप, और उसकी हथेली ऊपर की। ही डिडंट पुश मी अवे, उसने मुझे फिर दूर नहीं किया। आई इंस्पेक्टेड द लाइन्स एंड फाउंड दैम डीप, मैंने उसकी वो हाथों की लकीरें देखी और देखा बड़ी गहरी हो गई हैं। क्रैक्ड मार्किंग अनइवन पाथ, कहता वो दरारें पड़ी हुई हैं और अजीब गरीब रास्ते हुए हैं।
I inspected the lines that found them bit by bit the color in his aura appeared to me. उसके अंदर का जो ऑरा था वो आहिस्ता आहिस्ता मुझ पे खुलना शुरू हुआ। मैं जैसे उसके हाथ देखे ना, उसका ऑरा मेरे पे खुला। ऑरा क्या होता है? अल्फाजों में बताने के लिए लफ्ज़ ऑरा मेरे पास नहीं है। जवाद साहब का एक ऑरा है, यानी कि जवाद साहब जब आएंगे तो आपको पता चलेगा यार ये बंदा ऐसा है। जब जैसे ही आप हमारे मुल्क के जर्नल को सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आर्मी का बंदा है ना, उसके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में उसके बारे में क्या बात आती है? पावर, ताकतवर, कैसे आएगा, उसकी वो जो उसके साथ चीज़ एक जुड़ी हुई है ना, जो उसके आने के साथ, उसे ऑरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑरा कहते हैं। वो आपका ऑरा है। यानी कि अगर कोई मौलवी आए तो वो सूफ़ी आए तो आपको पता है कि यार आजिज़ी आ रही है। सूफ़ी नहीं आ रहा, आजिज़ी आ रही। दरवेश नहीं आ रहा, दरवेश के साथ दरवेशी आ रही है। फ़कीर नहीं आ रहा, इसके साथ फ़कीरिया। तो वो उसे क्या कहते हैं हम? वो ऑरा है। हम सब का भी एक ऑरा होता है कि यानी मैं अगर आऊँ तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर सवाल जवाब आ रहे हैं तो क्या आ रहा होगा। उसकी नेचर कह लें, इस तरह की बात, उसकी फितरत, नेचर, ऑरा इस चीज़ का। खैर मुझे अभी भी इसको ना क्लियरली डिफ़ाइन अल्फाज में करना नहीं आता। कहता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका ऑरा मुझ पे खुलना शुरू हुआ। आ रस्टी ब्राउन एंड ब्लू सो पेल एज टू द आलमोस्ट ग्रे। वो यानी कि ये कलर का था उसका, ये जो कलर उसने बयान किए। हिज स्पिरिचुअल एनर्जी वाज हॉलोड। उसकी रूहानी ताकत तकरीबन खाली हो चुकी थी। उसकी रूहानी एनर्जी तकरीबन खाली, ख़त्म होगी। यानी कि कहते हैं ना कि इंसान जब गुनाह करता है ना तो उसके अंदर की वो जो रूहानियत है वो वहाँ से उस वक़्त निकल जाती है। ईमान का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, ये तो पता है ना, कभी बहुत होता है, कभी बहुत नीचे होता है। तो इंसान की जो कहता है रूहानी एनर्जी है ना, उस रूहानी एनर्जी का भी लेवल अप डाउन होता रहता है। मेरी रूहानी एनर्जी पीक पे होती है, उरूज पे होती है जब मेरी बेटी वाला मामला होता है। अगर वो थोड़ी सी बीमार शुमार होती है, वो मेरी एनर्जी पीक पे होती है। दिल नरम हुआ होता है मेरा, इतना नरम दिल हुआ होता है मेरी आवाज़ इतनी नरम हुई होती है, सॉफ्ट हुई होती है, जैसे अंदर से किसी चीज़ ने किसी चीज़ को जो अंदर घुसी होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी ख़त्म होती जाती है, कम होती जाती है। उसके लिए कुछ करना पड़ता है। फिर मुझे, हर बंदे को पता होना चाहिए, मेरी एनर्जी तब सबसे ज़्यादा पीक पे होती है जब वो मामला होता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बड़ी खोखली थी, हॉलोड आउट एंड थिन अराउंड द एजेस, और तकरीबन ख़त्म होने के करीब थी। उसकी रूहानी ताकत तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। एज इफ़ इट हैड नो मोर स्ट्रेंथ टू डिफेंड इट सेल्फ अगेंस्ट द आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे उसके अंदर कोई ताकत नहीं बची थी अपने आप को बाहर की दुनिया से बचाने के लिए। डीप इनसाइड द मैन वाज नो मोर अलाइव। अंदर ही अंदर बंदा जिंदा नहीं था, अंदर से मर चुका था। कुछ हुआ होगा तो मरा हुआ है ना इतना। और फिर उसने क्या किया हुआ था? देन अ वेल्टिंग प्लांट। अपने अंदर वो बंदा तकरीबन एक मुरझाए हुए पौधे की तरह मर चुका हुआ था, अंदर से मर गया हुआ था। टू मेक अप फॉर द लॉस ऑफ हिज स्पिरिचुअल एनर्जी। अपने अंदर की रूहानी एनर्जी के मरने की वजह से उसने क्या किया हुआ था? रूहानी एनर्जी के मरने की वजह से मरने को उसने क्या किया हुआ था? ही हैड डबल अप द फिज़िकल एनर्जी। उसने अपनी बाहर की फ़िज़िकल ताकत को डबल कर लिया था। यानी कि स्पिरिचुअली बंदा रूहानी तौर पे फारिग हो गया हुआ है, लेकिन उसने फ़िज़िकल एनर्जी को डबल कर लिया हुआ है। जिस्म मज़बूत खाने से होता है और मज़बूत होता है, भूखा रहने से रूह मज़बूत होती है। बोलने से हम अपने आप को, अपना इल्म झाड़ते हैं लोगों पे। खामोशी से रूह बेहतर होती है। आप हिकमत में आते हैं आप। तो उसने कहा उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो ना वो एंड था, उसका ख़त्म हो गई। रूहानियत उसके अंदर ख़त्म हो रही थी, लेकिन उसकी जो बाहर की एनर्जी थी वो डबल अप कर ली उसने। माई हार्ट बीट फास्टर। मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था। फॉर आई हैड स्टार्टेड सीइंग समथिंग। मुझे कुछ दिखना शुरू हुआ।
एट फर्स्ट डिमली, पहले बड़ी थोड़ी थोड़ी चीज़ें नजर आई, एज इफ बिहाइंड अ वेल व्हेन देन विद इंक्रीजिंगली क्लैरिटी, फिर अचानक ही एक अजीब सी सफाई से मुझे दिखना शुरू हुआ। अ सीन अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, मेरी आंखों के सामने एक मंजर, उसका हाथ देखते देखते मेरी आंखों के सामने एक मंजर आ गया। अ यंग वुमेन, एक जवान औरत थी, विद चेस्टनट हेयर्स, उसके इस कलर के बाल थे, बेयर फीट, नंगे पाँव थे, विद ब्लैक टैटूज़, और उसके ऊपर टैटूज़ लगे हुए थे, गुदे हुए थे, एंड एम्ब्रॉयडर्ड रेड शॉल डिप्राइव्ड ओवर हर शोल्डर, और उसने एक ना लाल कलर की शॉल ली हुई थी जो उसके कंधों से लटक रही थी। कहता उसका हाथ पकड़ते देखते देखते मेरे सामने ये मंजर आया, एक औरत देखी मैंने। यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वंस, ये पढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तुमने किसी अपने को खोया है। आई सेड एंड टुक हिज लेफ्ट पाम इन माई हैंड, और मैंने उसे कहा और उसकी बाईं हथेली को अपने हाथ में लिया। हर ब्रेस्ट स्वॉलन विद मिल्क एंड हर belly so huge it looked as if he had could rip apart। कहता उसकी छाती में इतना जो था वो सूजी हुई थी, दूध था, और उसका जिस्म जैसे अभी उसका पेट जो है ना फटने वाला हो। शी इज स्टक इन अ हट ऑन फायर, और वो औरत जो है वो एक ऐसे घर में फंस गई थी जिसमें आग लग गई थी। देर आर वॉरियर्स अराउंड द हाउस, घर के इर्द गिर्द जंगजू थे, राइडिंग हॉर्सेज विद सिल्वर गिल्डेड सैडल्स, और कहता वो ऐसे घोड़ों को चला रहे थे जिन घोड़ों में चांदी की लगामें थी। द थिक स्मेल ऑफ बर्निंग हे एंड ह्यूमन फ्लैश, और कहता है उस घर के इर्द गिर्द घास की और मांस के जलने की बदबू थी। मंगोल राइडर्स, ये मंगोल के राइडर्स थे, मंगोल आर्मी थी। देयर नोजेस फ्लैट एंड वाइड, वो उनके नाक ऐसे थे। नेक्स थिक एंड शॉर्ट, गर्दनें छोटी थी और मोटी, एंड हार्ट्स एज हार्ड एज रॉक, और दिल ऐसे थे उसकी आर्मी के जैसे सख्त पत्थर। द माइटी आर्मी ऑफ गेंगेज खान, ये फौज थी चंगेज़ खान की। चंगेज़ खान क्या करता था? सब कुछ मार देता था, खोपड़ियों के मीनार बनाता था, खोपड़ियों के मीनार। कहता एक औरत मैंने देखी, उसका हाथ, कहता उसका पेट फूला हुआ था। कहता वो जिस घर में थी उस घर के अंदर आग से धुआं भरा हुआ था, इर्द गिर्द घोड़े थे मंगोल आर्मी के। यू हैव लॉस्ट 2 लव्ड वंस, तुमने 2 को खोया है। आई करेक्टेड माई सेल्फ, शम्स कहता है मैंने अपने आप को ठीक करके कहा। योर वाइफ वॉज डैश विद योर फर्स्ट चाइल्ड, तुम्हारे घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, तुम्हारे घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। हिज आईब्रोज क्लैम्प डाउन, उसकी आंखें आईब्रोज झुक गई। हिज आइज फिक्स ऑन हिज लेदर बूट्स, उसकी आंखें उसके लेदर बूट्स पे फिक्स हो गई। एंड हिज लिप्स टाइटली पर्स्ड, और उसके होंठों को उसने दबा लिया। द इन कीपर फेस क्रीज्ड इनटू अ अनरीडेबल मैप, उसका चेहरा एक ना पढ़ने वाले नक्शे में तब्दील हो गया। सडनली ही लुक्ड ओल्ड बियॉन्ड हिज ईयर्स, वो अचानक अपने सालों अपनी उम्र से बूढ़ा दिखाई दे रहा था। मैंने उस दिन एक फ़िक्रा बोला था, मैंने कहा था बूढ़े होने में कितना वक्त लगता है, ज़रा सा गम लग जाए इंसान बूढ़ा हो जाता है। कहता वो अचानक ही मुझे अपनी उम्र से कितना बूढ़ा लगने लग गया। आई रियलाइज दैट इट्स नो कंसोलेशन टू यू, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें इससे कोई हमदर्दी तो नहीं होगी, तुम्हें कोई बेहतरी तो नहीं आएगी, बट आई थिंक देर इज़ समथिंग यू शुड नो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जिसका तुम्हें पता होना चाहिए। It wasn't the, I said it wasn't the fire or the smoke that killed her. ये आग और धुआं नहीं था जिससे तुम्हारा बीवी और बच्चा मरे थे। It was a wooden plank in the ceiling that collapsed on her head. ये धुएं और आग से तुम्हारा बीवी और बच्चा नहीं मरे थे, एक लकड़ी का स्टेयर कोई चीज़ थी, वुडन प्लांक था, लकड़ी का एक टेबल कह लो, कोई चीज़ कह लो, जो उसके सर पे गिरी थी। That collapsed on her head, she died instantly, और वो उसी वक्त मर गई थी,
फौरन, बट इन विदाउट एनी पेन, उसे कोई दर्द नहीं हुआ था। यू ऑलवेज अज्यूम्ड, लेकिन तुम हमेशा यही समझते रहे, शी हैड सफर्ड टेरिबली, कि मेरी बीवी बहुत बुरी मौत मरी है, कि उसे बड़ी तकलीफ हुई है। बट इन रियलिटी शी डिड नॉट सफ़र एट ऑल, लेकिन उसे बिल्कुल तकलीफ ही नहीं हुई। ये सब कुछ कहाँ आया? उसकी हथेली को देखते देखते जो मंजर उसको दिखा। द इन कीपर फूरोड इज बोरो, उसने अपनी निगाहें उठाई। बोर्ड अंडर अ प्रेशर ओनली ही कुड अंडरस्टैंड, दबाव में दबे हुए बस वो कुछ समझ ही सकता था। हिज वॉइस टर्न्ड रैस्पी एंड ही आस्क, उसकी आवाज़ खुरदरी हो गई। उसने पूछा, हाउ डू यू नो ऑल दैट, तुम्हें ये सब कैसे पता है? तुम्हें ये सब कैसे? आई इग्नोर्ड द क्वेश्चन, मैंने सवाल को इग्नोर किया। यू हैव बीन ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर नॉट गिविंग हर प्रॉपर फ्यूनरल, तुम अपने आप को, कहता मैं तब रेज शम्स बता रहा है, तुम अपने आप को कोसते आए हो कि तुम उन्हें बेहतर जनाजा नहीं दे सके। यू स्टिल सी हर इन योर ड्रीम्स, वो तुम्हें अभी भी ख्वाबों में दिखती है। क्रॉलिंग आउट ऑफ द पिट, कि वो उस गड्ढे से बाहर निकल के रेंग के आती है। शी वॉज बर्नड इन, जिसमें वो जल गई थी। अब उसको क्या, उसने कफन दफन किया होगा। कहता मैं, तुम हमेशा यही सोचते रहे हो कि तुम अपने बीवी बच्चों को अच्छा कफन दफन नहीं दे सके। तुम्हें हमेशा वो रात को नज़र आती है, वो जिस तरह अपने उसमें से, वो गड्ढे में जिसमें वो जल गई, वो वहाँ से बाहर निकलती है। बट योर माइंड इज़ प्लेइंग गेम्स विद यू, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुमसे खेल रहा है। इन ट्रुथ योर वाइफ एंड सन, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा, आर बोथ फाइन, वो दोनों ठीक है। ट्रैवलिंग इन इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी होता है ना ख़त्म होने वाली, लामतना ही सफ़र पे हैं। एज़ फ्री एज अ स्पेक ऑफ लाइट, जिस तरह रोशनी की एक किरण होती है। आई देन एडिड मेजरिंग ईच वर्ड्स, कहता फिर मैंने कहा हर लफ्ज़ को नाप तोल के कहते हुए, यू कैन बिकम अ लैम अगेन, तुम वापस भेड़ बन सकते हो। बिकॉज यू स्टिल हैव इट इन यू, तुम्हारे अंदर वो भी मौजूद है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आप किसी वाक़े के होने के बाद परमानेंटली लोगों के साथ बदल गए हैं, सख्त हो गए हैं, इसका मतलब आप हकीकत में सख्त ही थे। आपकी उस सख्ती को निकालने के लिए सिर्फ एक वाक़े की ज़रूरत थी, बाकी आप झूठ बोल के मुखौटा बनाया हुआ था। लेकिन अगर कुछ वाक़या हुआ और फिर उसके बावजूद भी आप नरम ही रहे हैं, हकीकत में आप फिर नरम थे। उस वाक़े ने आपको बदला नहीं कि आप लोगों के लिए बदल गए। नहीं समझ आई बात की? मैं ज़ाती बातें इसलिए नहीं करता, लोग कहते हैं कि यार ऐसा लगता है ये बंदा बातें कर रहा है ना, सारा कुछ इसके साथ हो गया है। मैंने कहा मेरे अंदर का वैशी, उसको एक चारा पड़ा और वो वैशी बाहर आ गया, वो दरिंदा बाहर आ गया। मुझे पता चला कि मेरे अंदर भी दरिंदा था, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, मैं ये नहीं हूँ। मैंने कोशिश की कि मैंने अपने अंदर के उस दरिंदे से बचना है। बाकी मैंने जो बात की आपको अगर वो समझ आ गई तो आपके लिए काफ़ी। अगर आपके साथ कुछ हुआ है, उसके नतीजे में आप लोगों के साथ सख्त हो गए हैं, इसका मतलब आप सख्त ही थे। आपके अंदर मुखौटा, आपने मुखौटा चढ़ाया हुआ था। आपके उस मुखौटे को उतारने के लिए बस एक काम होना ज़रूरी था। लेकिन अगर आप उस वाक़े के होने के बावजूद और नरम हो गए हैं, वो मौलाना ने क्या कहा है, कहता कि अगर मोहब्बत से काम ना बने तो क्या किया जाए, उन्होंने क्या मिकदार बढ़ा दी जाए। फिर वासिफ साहब ने क्या कहा, वासिफ साहब ने क्या, अल्लाह अपने बंदों को दुख देता है, गम देता है, अपने करीबी लोगों को बड़ा दुख देता है। जो ज़्यादा करीब होते हैं उन्हें करबला दे देता है उन्हें। अब आपको अगर करबला मिल गई है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप यजीद बन जाएं। करबला देने का मकसद क्या था? इस्लाम बचा लिया। आप नरम रह जाए, आप नरम हो जाए। करबला देने का मकसद ये थोड़ी था कि आप जो है यजीद हो जाए। और बानो कुर्सिया क्या कहती हैं, बानो आपा कहती हैं, अल्लाह
आपको दर्द का इलेक्ट्रिक शॉक देता है अपनी तरफ करीब रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए आपको दर्द का इलेक्ट्रिक शॉक देता है। लेकिन आप वो दर्द के इलेक्ट्रिक शॉक को लेके आप लोगों को भी शॉक देना शुरू कर देते हैं। मैंने क्या कहा? इतनी सारी मैंने सारे बंदों की सारी खूबसूरत बातें कर दी, और मैंने क्या कहा है? मैंने क्या है, अगर कोई झूठे मुंह से माफ़ी मांग रहा है तो तुम सच्चे दिल से माफ़ कर दो। लेकिन आप क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, माफ़ी नहीं। इसका क्या मतलब है? आप वो थे, सिर्फ आपको ना एक इवेंट की ज़रूरत थी, आपका अपना अंदर बाहर आ गया। खैर, कहता है कि तुम वापस एक भेड़ बन सकते हो। अपॉन हेयरिंग दिस द इनकीपर पुल्ड हिज हैंड अवे। जैसे उसने ये बातें सुनी उसने अपना हाथ खींच लिया। एज इफ ही हैड जस्ट टच द सिजलिंग पैन, जैसे उसने किसी थरथराते गर्म किसी चीज़ को हाथ लगा लिया हो। आई डोंट लाइक यू दरवेश, तुम मुझे पसंद नहीं हो दरवेश। ही सेड, उसे कहा आई लेट यू स्टे हेयर टू नाइट, मैं तुम्हें यहाँ रहने देता हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं हो। ये मैं जैसे पढ़ रहा हूँ ना, ये ऐसे ही, तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ रहने देता हूँ। आई डोंट लाइक यू दरवेश, ही सेड आई लेट यू स्टे हेयर टू नाइट, मैं तुम्हें आज रात यहाँ रहने देता हूँ, बट मेक श्योर यू आर गॉन अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन यकीन करो कि तुमने सुबह निकलना है, तुम्हें यहाँ से सुबह चला जाना है, ये यकीन दिलाओ मुझे। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस अराउंड हियर अगेन, मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता दोबारा यहाँ पे। इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस, ये बड़ा कंक्लूजन कमाल का है। कहता हमेशा ऐसे ही होता है। ये तबरेज़ की बात है, शम्स तबरेज़ की। इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट, हमेशा ऐसा ही होता है। व्हेन यू स्पोक द ट्रुथ, जब आप सच बोलते हैं, दे हेटेड यू, वो आपसे नफरत करते हैं। द मोर यू टॉक्ड अबाउट लव, जितना आप मोहब्बत के बारे में बात करते हैं, द मोर दे हेटेड यू, उतनी आपसे ज़्यादा नफरत करते हैं। वड्डा आया सानू मोहब्बत सिखाने वाला, सानू पता है